हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 7th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 जो होगा शासक और इमारतें। जो भी शासक हुए थे और उनके समय में जो इमारतों का निर्माण करवाया गया था उसी को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कुछ ऐसी इमारतें हैं जिस जगह पे आप जाते हैं, उस जगह को देखते हैं और आपके मन में ये चीज आता होगा कि इसको किसने बनवाया था और इसके पीछे क्या रीजन रहे होंगे। इसी सारी चीजों को आज डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि स्टडी स्प्रिंग चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क कर रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण होता है जो हमें आपके लिए नए वीडियोस को लाने के लिए मजबूर करता है। सबसे पहले अगर हम लोग आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के ऊपर, जो फैक्ट्स इसमें वन लाइनर में दिए होते हैं जो आपके वन डे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे, उसमें सबसे पहले कुतुब मीनार के ऊपर आते हैं। कुतुब मीनार जो है, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1999 में इसका निर्माण 1199 में इसका निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। एक क्वेश्चन आपका बन करके आता है, लेकिन सेम जगह पे एक क्वेश्चन तब बन करके आता है कि जब इससे स्टेटमेंट पूछ लिया जाएगा। एक स्टेटमेंट आपसे तब पूछा जाएगा कि कुतुब मीनार में कितनी मंजिल है, तो ये 5 मंजिल है। पहला काम क्या हुआ था कि इस इमारत का जो पहली मंजिल थी उसका निर्माण तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया ही था, लेकिन शेष जो मंजिल था उसका निर्माण पहले तो आपको बताया कि ये 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था, लेकिन एक ही मंजिल का निर्माण करवाने के बाद जो है उसकी मृत्यु हो गई और 1299 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इसके पूरे काम को पूरा किया था। 5 मंजिल मतलब कि 4 मंजिल का निर्माण किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश ने करवाया था। एक क्वेश्चन का आंसर और 4 स्टेटमेंट का आंसर आपको यहां से मिल गया, और बाकी के सारे बातें जो है वो वही 80% में है जिस बात को हमें इस बुक से छोड़ देना है। आते हैं इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर फिर से। 18वीं शताब्दी 8वीं से लेकर के 18वीं शताब्दी तक 8वीं से लेकर के 18वीं शताब्दी तक राजाओं और उनके उत्तराधिकारी जो थे वो दो तरह के इमारत का निर्माण करवाते थे। पहला कौन था और दूसरा कौन था, ये दोनों के ऊपर साइन ऑफ इंट्रोगेशन था, उसी को डिस्कस करते हैं पहले। तो पहला जो इमारत हुआ करता था ये सुरक्षित इमारत होता था। ठीक है, पहला इमारत सुरक्षित होता था और ये जो है एक दुनिया से दूसरी दुनिया के बातों को बताता था आपको, और आराम विराम की चीजों को दर्शाता था कि कैसे राजा का जिंदगी भव्य होता था, कैसे उनकी जिंदगी चलती थी। पहले तरीके का इमारत ये दिखाता था, और दूसरे तरीके का इमारत जो था वो मंदिर मस्जिद वगैरह के बारे में हमें बताता था। ठीक है, जिस इमारतों को जनता के उपयोग के लिए बनाया जाता था, जिसमें बाजार भी शामिल थी। आज भी बाजार का निर्माण जो किया जाता है वो जनता के लिए ही किया जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका मैटर आ जाएगा वो दूसरे तरीके की इमारत का आता था। बातें क्लियर है? तो जो भी मंदिर का निर्माण करवाया गया हुआ था वो 8वीं और 18वीं सदी के बीच में जो है दो तरीके से इसका निर्माण था, और दूसरे तरीके के निर्माण में आता है मंदिर मस्जिद वगैरह का निर्माण। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगरा किले के निर्माण के ऊपर। तो अकबर द्वारा निर्मित आगरा किले का निर्माण 2000 पत्थर काटने वाले, 2000 सीमेंट व चूना बनाने वाले तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता के बाद इसको जो है वो बना करके निर्माण करवाया गया हुआ था, जिसमें 2000 अप्रोक्स जो है वो पत्थर काटने वाले लोग थे, 2000 सीमेंट और चूना बनाने वाले लोग थे, और 8000 मजदूर जो इसमें वर्क कर रहे थे। इन सारे को मिला करके मतलब कि 2000 2 4000 और 8 4 12,000 जो है वो लोगों के वर्क करने के बाद जो है वो आगरा का किला बन करके तैयार हुआ था। क्लियर है? अब आपके दिमाग में ये चीज आता होगा कि भाई साहब आज के समय में तो हमारा इंजीनियरिंग जो है इतना टॉप लेवल पर है। ठीक है, आज के समय में हम जो है वो समुद्र में पुल का निर्माण कर देते हैं, लेकिन उस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ इतना डेवलप था कि लाल किला का निर्माण करवाया गया, जो इतने जबरदस्त के झटके भी आते हैं फिर भी उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। तो उस वक्त के अभियांत्रिकियों के बारे में हमें पता चलेगा। एक्चुअली में हुआ क्या था कि 7वीं और 10वीं सदी के मध्य में वास्तुकार जो होते थे वो भवनों में अधिक कमरे दरवाजे और खिड़कियों का निर्माण करते थे। ठीक है, छत दरवाजे और खिड़कियां को ऊर्ध्वाधर जो है वो खंभों के आधार पर टिका दिया जाता था, और ये काफी मजबूत होती थी। और इस तरीके के सेल को हम लोग जो है अनुप्रस्थ टोडा निर्माण के नाम से जानते हैं, जहां पर इस तरीके के मेहराब में लोगों जो है वो क्या किया जाता था, इसको टिका दिया जाता था। ये अपना अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कराता था। ये कब का था?
ये जो है वो इल्तुतमिश अकबर के समय का बात आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मतलब ये मध्य भारत का बात ही क्लियर करता है। इसके बाद अगर हम लोग आएंगे तो राजस्थान के बूंदी में स्थित जो है वो रानी जी की बावड़ी जो थी उस वक्त 50 बावड़ियां हुआ करती थी, और उस 50 बावड़ियों में सबसे जबरदस्त जो बावड़ी थी वो राजस्थान के बूंदी में स्थित थी। ठीक है, रानी जी की बावड़ी। ठीक है, और इस बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में रानी नाथावत जी ने करवाया था, जो बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं इसके और इम्पोर्टेंट चीज के ऊपर, एक और मंदिर के बारे में जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछता है वो ये है कांद्रिया। ठीक है, कांद्रिया महादेव मंदिर का निर्माण जो है वो चंदेल राजवंश के राजा जो है वो धंगदेव द्वारा 999 में करवाया गया हुआ था। ये आपके सीधे प्री के क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं, इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है, और यही है बस इसमें। इसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप लोग देखेंगे तो तंजावुर के मंदिर के ऊपर अगर आप लोग आइएगा, कंद्रिया के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा करवाया गया हुआ था। और तंजावुर के जो है वो राजेश्वर मंदिर का निर्माण भी करवाया गया हुआ था। ये किसके द्वारा करवाया गया हुआ था, ये आपका आ जाता है क्लियर बात। यहाँ पर आता है तंजावुर के राजेश्वर मंदिर का शिखर जो है जिस वक्त इस मंदिर का निर्माण करवाया गया हुआ था उस वक्त ये अप्रोक्स 1990 से थोड़ा सा ऊपर का बात है, ये उस वक्त करवाया गया हुआ था। जो इसके फैक्ट्स अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, वो बात है। बट उस वक्त इस मंदिर के ऊपर जो है वो 90 टन का यहाँ पर एक जो है वो पत्थर रखा गया हुआ था। उस पत्थर को रखने के लिए 4 किलोमीटर की लंबी से एक जो है वो सड़क का निर्माण करके यहाँ पर उसको रखा जाता था और बाद में उसको तोड़ दिया जाता था। ठीक है, उसके आसपास के बसे हुए गांव को हम लोग जो लोग थे वो चारू पल्लम के नाम से जाने जाते थे, जिसका नाम था चढ़ाई वाला रास्ता। यही चढ़ाई वाले रास्ते से इसको चढ़ाया जाता था और आसपास का एरिया जो है वो चारू पल्लम के नाम से जाना जाता था। बेसिक बातें हैं। ये आपका जो है यहाँ पर 12वीं शताब्दी में जो है वो प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई देने लगे थे, और दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर अधिरचना का जो है वो मेहराब तैयार करवाया गया हुआ था। ठीक है, ये जो है वो ये चापाकार मेहराब के नाम से जाना जाता था, जो गोला होता था, और ये सारे चापाकार मेहराब की ही पद्धति आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें जो है वो इस तरीके से इसको टिकाया जाता था। ये आपके 12वीं सदी की बात है। ठीक है, ये आपकी 12वीं सदी की बात है। तो वो आपका जो था यहाँ पर जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चापाकार मेहराब की पद्धति कब देखने को मिली थी, तो यह 12वीं सदी में स्टार्ट हुई थी। क्लियर है। इसके बाद जो है वो इम्पोर्टेंट आता है कि 12वीं सदी में ही सीमेंट वगैरह का प्रयोग होना स्टार्ट हुआ था, और इसमें अगर देखें तो पत्थर के टुकड़ों से कंक्रीट बना करके जो है विशाल विशाल ढांचों का निर्माण करवाया गया हुआ था। ये सारे 12वीं सदी में आपको देखने को मिल जाएगी, 12वीं सदी से ही स्टार्ट था। इसके बाद मंदिर मस्जिद और हौज के निर्माण के ऊपर आइएगा तो राजेश्वरी मंदिर का अगर एग्जाम्पल आप लीजिएगा तो इसको अगर देखिएगा तो इसमें एक अभिलेख में एक संकेत लिखा हुआ था, जिसमें मंदिर के निर्माण के बारे में लिखा गया है कि राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण जो है वो राजा राजदेव ने करवाया था। ठीक है, अपने देवता जो है राज राजेश्वरम की उपासना के हेतु। तो 12वीं सदी के अप्रोक्स में जो है वो होता क्या था, मंदिर मस्जिदों का निर्माण अपने गुरुओं के उपासना के लिए, अपने भगवान के उपासना के लिए किया जाता था। और सेम चीज आपको राजराजेश्वरी के मंदिर में देखने को मिलेगा, जब राजराजेश्वरी का मंदिर का निर्माण जो है वो राजा राजदेव ने करवाया था अपने गुरु या फिर अपने देवता राजराजेश्वरम के उपासना के लिए। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज निकल करके आता है वो ये है कि सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने ही करवाया था, और मंदिर के अन्य लघु जो देवता शासक के सहयोगी तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे, जो छोटे छोटे जो लघु देवताओं थे ना, लघु देवता शासक सहयोगी तथा अधीनस्थों के देवता हुआ करते थे। ठीक है, ये चीज यहाँ पर अगर एक मंदिर है और इसमें छोटे छोटे देवताओं का निर्माण है तो वो उसके शासक, जो राजा के छोटे छोटे शासक होते थे और उसके सहयोगी होते थे, ये उसके देवता होते थे। जैसे सपोज दैट अगर आप इसको एक मंदिर मान लेते हैं, एक अगर ये मस्जिद है बट ये अगर मंदिर है और इसके अगल बगल में मंदिर है, तो ये मंदिर जो बड़ा होगा ये राजा के द्वारा बनाया गया मंदिर होगा, और इसके आसपास का जो मंदिर होगा इसमें उसके शासक और सहयोगी जो है वो यहाँ पर आकर के पूजा करेंगे। ये चीज क्लियर किया गया यहाँ पर।
इसके बाद अगर हम लोग जल के महत्व के ऊपर अगर आए हम लोग, तो कुछ समय पहले आपने देखा होगा, आपको एक अमृतसर का एग्जाम्पल बहुत सिंपल देखने को मिलेगा। जब पानी के भीतर ही जो है वो हरमंदिर साहब का स्वर्ण मंदिर तैयार करवाया गया हुआ था, ये अमृतसर में है, ठीक है। तो ये उस वक्त की एक अहम जो है वो, अगर आप कहें तो वास्तुकला का एक बहुत सुंदर आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जल का महत्व उस वक्त बहुत ज्यादा था, क्योंकि फारसी शब्द आबाद और आबादी आब शब्द से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है पानी, ठीक है। तो आबादी उसी जगह पर होगा जहाँ पे पानी अवेलेबल होगा, क्लियर बात है। अब अगर हम लोग देखें तो आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता था जहाँ बसावट होता था, और इसका एक अन्य अर्थ खुशहाली भी होता था। तो आबादी के अर्थ जनसंख्या एवं समृद्धि दोनों से होता था, ठीक है। इसी कारण से जो है जिस जगह पर आज भी पानी होती है उस जगह की आबादी ज्यादा होती है। सुल्तान इल्तुतमिश जो थे, इन्होंने दिल्ली या कोहली, जिसको हम लोग अभी दिल्ली के नाम से जानते हैं, के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करवाया था, और इस विशाल तालाब को हम लोग हौज ए सुल्तानी के नाम से जानते थे। और ये हौज ए सुल्तानी का नाम होता था राजा का तालाब, मतलब आज के समय में अगर उसको हिंदी में देखें तो। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो मंदिरों और मस्जिदों का जो है वो नष्ट उसको क्यों किया जाने लगा था, अगर आप देखिएगा तो एक पार्टिकुलर एरिया में जहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे पहले बहुत ज्यादा संपदा धन रहा करती थी, और लोग अपने धन को मंदिरों में जाकर के दिया करते थे, और वे स्वेच्छा से इसको देते थे। और ये लोभ का भी कारण बन करके आया। जो 9वीं सदी आई थी, उसके आरंभ में जो है वो श्री वल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन को पराजित किया था। अब ये आपका पीढ़ी का क्वेश्चन बन जाएगा कि राजा सेन को किसने पराजित किया था। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो आपका आता है, जो इम्पोर्टेंट है, वो आता है कि 12वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, तो उसने पराजित शासकों में जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया था, ठीक है ना। जब चोल राजा प्रथम जो है वो शिव मंदिर का निर्माण करवाए हुए थे, उस वक्त उस मंदिर को जितने जो पैसे उनके पास थे सारे से इस प्रतिमा का निर्माण करवाया था, और पूरे मंदिर को भर दिया था। ये सारी चीज कहीं ना कहीं से लालच का कारण बना, और गजनी का सुल्तान जो महमूद था, ठीक है ना, वो राजेंद्र प्रथम के का समकालीन था, उसी वक्त का वो शासक था, और उसने जो है सोमनाथ मंदिर के ऊपर भयानक तरीके से आक्रमण किया, और जितना जो पैसा था सारा को लूट करके ले गया। और उसने क्या किया कि इस पैसे को अपने राजधानी को बनाने में पूरी तरीके से खर्च किया। तो वो सारे रीजंस बन करके आए, कुछ धार्मिक कारण थे और कुछ विदेशियों का आक्रमण था, जिसके बाद जो है वो मंदिरों का ध्वंस होना स्टार्ट हुआ था। बट अगर बाग, मकबरे और किलों के ऊपर हम लोग आएंगे, तो मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल होते गई थी। जैसे जैसे मुगल स्टेबल होते गए, वैसे वैसे वास्तुकला और अधिक जो है वो जटिल होते चली गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि रखते थे। बल्कि आपका अगर देखिएगा तो इसमें आपका औरंगजेब जो था उसका इससे कोई संबंध नहीं था। सेम चीज आप यहाँ पर अकबर को देखते हुएगा चारबाग बनवाते हुए। तो चारबाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से ही शुरू हुई थी। ये आपके प्री के क्वेश्चन बन करके आएंगे कि चारबाग का निर्माण कब से स्टार्ट हुआ था, तो अकबर के समय से हुआ था। और कुछ सर्वाधिक सुंदर चारबाग में कश्मीर, आगरा और दिल्ली के चारबाग है, जिसको जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था, क्लियर है। तो कश्मीर और दिल्ली का चारबाग सबसे सुंदर है, कश्मीर, आगरा और दिल्ली का, जिसको किसने बनवाया था, जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। इसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर। तो हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण जो है इसके लिए वास्तुकला के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भाग बन करके आया हुआ था, क्योंकि हुमायूं के मकबरे में ही सबसे पहले जो है वो केंद्रीय गुंबद बन करके तैयार हुआ था। ये वाला, ये आपका हुमायूं का मकबरा देखने को मिल जाएगा, आपको यहाँ पर है हुमायूं का मकबरा, और इसी में ऊपर अगर देखिएगा तो ये गुंबद का निर्माण हुआ था। और सबसे पहले ये निर्माण किसके समय में हुआ था, तो ये हुमायूं के समय में हुआ था, ठीक है। इसके बाद अगर देखें तो काबुल में चारबाग का खाका बनाते बाबर जो है वो 1990 में एक चित्रकारी की हुई थी। ये बाबर हैं जिन्होंने चारबाग का निर्माण करवाया था। यहाँ पर तालाब होता था और चारों तरफ बाग होता था, ठीक है। ये चारबाग के नाम से जाना जाता था, क्लियर है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो शाहजहां के शासन काल में जो है वो वास्तुकला निर्माण जो है वो चलता ही चला गया,
और शाहजहां के समय का इम्पोर्टेंट जो अगर आप देखिएगा वास्तुकला में दीवाने खास और दीवाने आम बहुत इम्पोर्टेंट था, जो आज भी वास्तुकला के एक अलग जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को दर्शाता है हमारे सामने में। और अगर देखेंगे हम लोग इम्पोर्टेंट ये सारे स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़िएगा, यहाँ से कुछ ज़्यादा चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है जिसको हम लोग डिस्कस कर सके, बट जो इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स में आएगा वो अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से आता है आपका इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स, यहाँ से बनता है क्षेत्र और साम्राज्य में। जब 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई थी तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त जो है वो आदान प्रदान होना स्टार्ट हुआ था। दिल्ली के आसपास वाले एरिया में लोगों ने वास्तुकला को अडॉप्ट करना स्टार्ट किया, दूसरे जगह के जो यात्री थे वो भी अडॉप्ट करना स्टार्ट किए इस चीज को, और फिर नए नए तरीके से जो है वो और ज्यादा वास्तुकला में जो है वो जटिलता आना स्टार्ट हो गया हुआ था। ठीक उसी तरीके से विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं में बीजापुर और गोलकुंडा जैसे आसपास के सुल्तानों की वास्तुकलात्मक शैली बहुत प्रभाव में आना स्टार्ट हो गई थी, और मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकला शैली फतेहपुर सीकरी और मुगल जो है वो महलों से बड़ी मिलती जुलती थी, क्योंकि उस वक्त जो है हम लोग वास्तुकला का आदान प्रदान होने लगा। तभी मथुरा में स्थित जो मंदिर था वृंदावन का, वो मुगलों के महल से जो है वो थोड़ा मोड़ा मिलता जुलता आपको दिखाई देने लगा था। ठीक है, उस वक्त मतलब हम लोग जो है वो अपने वास्तुकला का आदान प्रदान करना स्टार्ट कर दिए हुए थे। इसके बाद देखिए अगर हम लोग तो मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रुचि रखते थे। मतलब जिस एरिया में उनका राज्य था उस एरिया के आसपास के जो वास्तुकला थे उसको वो लोग एडॉप्ट करते थे। ठीक है, और इसके बाद जो है बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया था। मुगलों को यह बांग्ला गुम्बदा इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका निर्माण करवाया था। मतलब मुगलों को जो है बंगाल का छप्पर की झोपड़ी जो है वो बहुत पसंद आई, और उसको उन्होंने, जिसको हम लोग बांग्ला गुम्बदा के नाम से जानते हैं, और उसको उन्होंने वास्तुकला के रूप में उत्कृत करवाया था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी हुआ करती थी, और इसमें कई ऐसे आपको जो है वास्तुकलात्मक शैली देखेंगे जो गुजरात व मालवा से प्रभावित हुआ था। ठीक है, ये बातें क्लियर थी यहाँ पर। यही सारे चीज थे जो हमें इस चैप्टर से बताने का कोशिश किया गया हुआ था। बाकी क्लास 7th बेस्ड जो चीजें होती है वो क्लास 7th की ही होती है, इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं होता, बट जितने वन लाइनर बनते हैं सारे को डिस्कस करवा दिया जाता है। ये आपका चैप्टर नंबर 5 था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। बट अगर आपको ऐसा लगा कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारा मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।